इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती के व्यवहारिक हिंदी का 14वां पाठ जिसका नाम है पल्लवन। इस पाठ के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। रोशन, हम जैसे विद्यार्थियों के लिए पल्लवन कला को आत्मसात करने की क्या आवश्यकता है? हम तो साहित्यकार नहीं, इस संदर्भ में जानकारी दीजिए ना सर। तब अध्यापक: रोशन, तुम अच्छे अच्छे प्रश्न करते हो। यह जिज्ञासा सराहनीय है। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, सराहनीय यानी तारीफ के लायक। आप जो प्रश्न करते हो वह तारीफ के लायक है। इस पर चर्चा ही होनी ही चाहिए। तब अध्यापक कहते कि आपने जो प्रश्न पूछे उसके ऊपर चर्चा होनी ही चाहिए। रोशन: जी सर, हमें इस विषय को भी जानकारी चाहिए। अध्यापक: वर्तमान युग विज्ञान का युग है। तब अध्यापक विद्यार्थी को कहते हैं कि अपन जिस युग में जीवन यापन कर रहे हैं यह युग विज्ञान का युग है। विज्ञान यानी क्या विद्यार्थी मित्रों? विज्ञान यानी किसी विषय की क्रमबद्ध और व्यवस्थित जानकारी, उसे कहते हैं विज्ञान, अंग्रेजी में कहते हैं साइंस। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। आज के बच्चे वैज्ञानिक युग में पल रहे हैं। हमारे साहित्य में लेखक, विचारक, कवि अपने मौलिक विचारों को व्यक्त करते हैं। हम उनके विचारों को समझ नहीं सकते, तब पल्लवन हमारी सहायता करता है। परंतु बच्चों, केवल विषयगत ज्ञान होना ही अनिवार्य नहीं होता है, अपितु आज के युवाओं के लिए अनेक क्षेत्रों का प्रवेश द्वार तैयार हो जाता है। पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका तैयार कर सकता है। तब तन्वी कहते हैं, वह कैसे? अध्यापक: अब गौर से सुनो। गौर से यानी ध्यान से सुनो। शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी आवश्यक होता है। तब अध्यापक छात्रों को समझाते हैं कि अपने शरीर के विकास के साथ साथ बौद्धिक यानी अपने बुद्धि का भी विकास आवश्यक होता है। केवल शिक्षा तथा साहित्य में पल्लवन का महत्व नहीं, बल्कि उत्कृष्ट वक्ता। तब अध्यापक विद्यार्थियों को समझाते हैं पल्लवन का महत्व। एक उत्कृष्ट वक्ता यानी स्पीकर, पत्रकार, रिपोर्टर, नेता, लीडर, प्रोफेसर, प्राध्यापक, वकील, लायर आदि पद प्राप्त करने के लिए इस कला से अवगत होना आवश्यक। अवगत यानी मालूम, यानी इतने पद हासिल करने के लिए हमें पल्लवन की जानकारी जरूरी होती है। इतना ही नहीं, कहानी लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार, राजनीति तथा अनेक व्यवसायों में पल्लवन का उपयोग होता है। हमारे करियर की दृष्टि से भी पल्लवन उपयुक्त है। उपयुक्त यानी उपयोगी। इस तरह अध्यापक विद्यार्थियों को अपने जीवन में पल्लवन का क्या महत्व है वह समझाते हैं। मितवा: सर जी, कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि पल्लवन की विशेषताएं क्या होती है? विद्यार्थी मित्रों, यह प्रश्न, इसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। अक्सर करके बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पल्लवन की विशेषताएं क्या होती है। ध्यान से सुनिए, अध्यापक बताता हूं। इन्हें अपने कापी में लिख सकते हैं। चलिए मैं पल्लवन की विशेषताएं बोर्ड पर लिखता हूं। पल्लवन की विशेषताएं: कल्पनाशीलता पहली विशेषता है। मौलिकता यानी सच्चाई। सृजनात्मकता, प्रभावमयता, भाषा शैली, शब्द चयन, सहजता, स्पष्टता, क्रमबद्धता यानी सिलसिलेवार। यह हो गई पल्लवन की विशेषता। ध्यान से सुनिए विद्यार्थी मित्रों, यह बोर्ड में प्रश्न पूछने के लायक है कि पल्लवन की विशेषताएं लिखिए। अब लड़की पूछती है, सर जी, क्या पल्लवन लिखने को कोई अलग शैली होती है?
तब एक लड़की खड़ी होती है और अध्यापक को पूछती है, पल्यवन लिखने की कोई अलग शैली या स्टाइल होता है, कोई तरीका होता है? तब अध्यापक, हाँ, पल्यवन लिखने में निम्न शैलियाँ प्रचलित। उसके ऊपर भी विद्यार्थी मित्रों प्रश्न पूछ सकते हैं कि पल्यवन की शैलियाँ लिखिए। इसमें विषय प्रवर्तन यानी आरंभ करना, प्रथम वाक्य से ही प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ यानी शुरू। इसमें इधर उधर बहकने एवं लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रथम वाक्य से ही श्रृंखलाबद्ध, रोचकतापूर्ण एवं उत्सुकता भरे वाक्य लिखने चाहिए। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि प्रारंभिक 2-3 वाक्यों में भूमिका बनाना चाहिए। भूमिका यानी प्रस्तावना। मध्य में 10-12 वाक्यों में विषय प्रतिपादन करे तथा अंतिम 2-3 वाक्य में उपसार यानी समापन समाप्ति प्रस्तुत करे। यह हो गई पल्यवन की विशेषताएं। अब रोशन खड़ा होता है और अध्यापक को पूछता है, सर, क्या पल्यवन की प्रक्रिया भी अलग होती है? इस संदर्भ में संक्षिप्त में जानकारी दीजिए ना। अध्यापक, वैसे पल्यवन की जानकारी लेते लेते उसकी प्रक्रिया पर भी हमारी चर्चा हुई है। फिर से थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। विषय को भली भांति पढ़ना, भली भांति यानी अच्छी तरह समझना, ध्यान केंद्रित करना, अर्थ स्पष्ट होने पर पुनः सोचना, विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाना, उसके पक्ष विपक्ष में सोचना, फिर विपक्षी तर्कों को काटने हेतु तर्कसंगत विचार करना, उसके बाद तर्कसंगत तथा सम्मत विचारों को संयोजित यानी कॉम्बिनेशन करना और असंगत विचारों को हटाकर अनुच्छेद यानी पैराग्राफ तैयार करना। शब्द पर ध्यान देकर शब्द सीमा के अनुसार पल्यवन करना और अंत में लिखित रूप को पुनः ध्यान देकर पढ़ना। और एक बात विद्यार्थियों, पल्यवन किए जा रहे कथन को परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष कथन और भूतकालिक क्रिया के माध्यम से अन्य पुरुष में कहना चाहिए। उत्तम तथा मध्यम पुरुष का प्रयोग भी पल्यवन में नहीं होना चाहिए। अब विद्यार्थी मित्रों, यह शब्द आ गया अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। ये ध्यान में सुनिए, उत्तम पुरुष कौन से है, मध्यम पुरुष कौन से है और अन्य पुरुष कौन से? ध्यान में रखिए। उत्तम पुरुष है मैं, हम, मुझे, हमारा। मध्यम पुरुष है तू, तुम, तुझे, तुम्हारा। और अन्य पुरुष वह, वे, यह, ये। यानी कि उत्तम और मध्यम पुरुष का प्रयोग पल्यवन में नहीं होना चाहिए। अन्य पुरुष यानी मतलब कौन से? वह, वे, यह, ये। इन शब्दों का प्रयोग, इन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में होना चाहिए। रोशन, सर जी अब तो पल्लवन लिख सकते हैं, आप हमें पंक्तियां दीजिए, हम पल्लवन तैयार करेंगे। अध्यापक, अरे रोशन इतनी जल्दी मत करो, पहले उदाहरण के लिए मैं आपको 1-2 पल्लवन बनाकर देता हूं, ठीक है ना? विद्यार्थी, एक साथ, जी सर। अध्यापक, एक एक करके आपको जो कविता, दोहे, चौपाई जो भी आता है उसे कहिए, मैं उनका पल्लवन तैयार करके दिखाता। तो विद्यार्थी मित्रों, अंत में पल्लवन किस तरह लिखा जाता है यह अध्यापक विद्यार्थियों को समझाते हैं और एक पल्लवन किस तरह लिखा जाता है वह अध्यापक विद्यार्थियों को समझा। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में शेष पाठ का अध्ययन करेंगे।